आज अपन समझ रहे बच्चों प्रायिकता के बारे में। कुछ क्वेश्चंस अपन देखें, अब कुछ डेफिनेशन देख रहे हैं। तो प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के घटित होने की संभावना, मतलब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, संभावना, चांस, इसको बोलते हैं प्रायिकता। कैसे? जैसे अपन ये एग्जाम देते हैं मान लो, तो उस एग्जाम में पास होने के क्या चांस है, ये जो चांस वर्ड है ना, ये होती है प्रायिकता। और अपने जीवन में हर जगह काम आती है प्रायिकता कि भाई इसके क्या चांस है, ये काम हो जाएगा नहीं होगा, हर पॉसिबिलिटी, संभावना जो होती है उसको बोलते हैं चांस। अब यहाँ भी अपन उस चांस को मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसमें ज्ञात कर रहे हैं। कैसे? परिभाषा देखिए, किसी घटना के घटित होने के मापन को प्रायिकता कहते हैं कि उसके क्या चांस है। जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछालते हैं अपन, कॉइन। अब कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, ये दो पहलू होते हैं। अब सिक्का उछालेंगे तो कुल चांस तो दो ही है। अब हेड आने का चांस भी एक है और टेल का भी एक चांस है, तो दोनों के बराबर चांस है। तो अपन यूँ कहते हैं कि भाई किसी कॉइन में अपन सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड आने का चांस है, वो दो में से एक चांस है, और टेल की भी क्या है, दो में से एक चांस है, तो 1/2। तो ये जो 1/2 है ना, इसको हम कहते हैं चांस, और चांस को बोलते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब हुआ कि कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए एक पासा उछालते हैं तो पासे में 6 प्लग होते हैं, पासे में 6 प्लग होते हैं। तो मान लीजिए सभी में नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, ये है। तो इस पासे को भी उछाला तो मान लीजिए किसी भी अंक के आने का चांस तो बराबर है। अब एक का चांस क्या है, 1/6, 2 के आने की चांस क्या है, 1/6, 3 के चांस क्या है, 1/6, 4 के चांस क्या है, 1/6। तो किसी भी अंक के आने के जो चांस है वो बराबर है 1/6, क्योंकि यहाँ आउटकम ज़्यादा है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो चांस ऑटोमेटिक कम हो गए। यहाँ 2 ही चांस थे तो चांस बढ़ गए। तो कुल मिला के अपन देखें प्रायिकता क्या हुई, प्रायिकता हुई है कि भाई जो टोटल केस है उनमें से मेरे फेवर में कितने केस है। टोटल केस तो है कंप्लीट, तो जैसे यहाँ 2 केस टोटल है, ये टोटल आ रहे हैं, यहाँ 6 केस है, ये टोटल आ रहे हैं। तो जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह कहेंगे कि प्रायिकता फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल केसेज। फेवरेबल मतलब अपने पक्ष में कितने हैं, पक्ष में स्थितियां, अपॉन कुल स्थितियां। तो प्रायिकता होती है टोटल जो केस है उनमें से अपने पक्ष में कितने हैं उनको बोलते हैं प्रायिकता पर लोग। तो प्रायिकता मतलब संभावना बच्चों, और संभावना वो उस पर डिपेंड करती है कि कितने लोग बैठे हैं। मान लीजिए किसी एग्जाम में 90 पोस्ट हैं और 100 बच्चे बैठे हैं तो आपके चांस बहुत ज़्यादा है, और 90 पोस्ट हैं और लाख बच्चे बैठे हैं तो चांस क्या हो गए, ऑटोमेटिकली कम हो गए। तो ये जो आउटकम है ये होता है टोटल। तो टोटल में से कितने पक्ष में हैं इसको बोलते हैं प्रायिकता। तो एक सिक्के में अपन देखा कि हेड और टेल 2 चांस है, और हेड की भी 1/2 है, टेल के 1/2 है, और 1/2 का मतलब हुआ 50%। तो यहाँ चांस कितना हो गया, 50% चांस हो गया। जबकि एक पासा उछालते हैं तो उस पर जो आप अंक बोलते हो वो आए, उसके चांस कम हो गए, 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3%। तो देखो पासे में चांस कम इसलिए हो गए कि वहाँ टोटल केस ज़्यादा है, कुछ भी आता है 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ चांस ज़्यादा क्यों हो रहे हैं कि वहाँ 2 चांस है, तो एक पक्ष में है और एक विपक्ष में है। ऐसे ही मान लीजिए अपन 2 सिक्के उछालते हैं, तो 2 सिक्के उछालेंगे तो जो कुल चांस है वो होंगे 2 × 2 4, कुल चांस 4 होंगे। 4 कैसे हो सकता है, दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है हेड और टेल आ जाए, हो सकता है टेल और हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो कुल चांस 4 है। अब 2 पासे उछाले तो कुल चांस 4 है। आपने कहा हेड आने की क्या प्रायिकता है, दोनों पर, तो दोनों पर हेड आने का एक चांस है 1/4, दोनों पर हेड आने का एक चांस है। आपने कहा
दोनों पर टेल आने का चांस क्या है, तो दोनों पर टेल आने का चांस भी कितना है, 1/4 है। आपने कहा कम से कम एक पर हेड आए, इस बात की क्या प्रायिकता है, कम से कम एक पर हेड आए, इस बात की क्या प्रायिकता है, तो कम से कम एक पर हेड आए तो हेड आने चांस 1, 2 और 3 है, तो 3/4 चांस है। तो 4 में से 3 चांस है कि कम से कम एक पर तो हेड आएगा ही। ऐसे ही मान लीजिए अपन 3 पासे उछालते हैं, तो 3 पासे में क्या होगा, कुल चांस होंगे 8, सॉरी 3 सिक्के में कुल चांस होंगे 8। कैसे, हर सिक्के के 2 पहलू है, तो 2 × 2 × 2 कुल चांस आएंगे 8। अब 8 का मतलब है हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड और हेड, ये कुल 8 चांस है। 4 तो होगी, 4 ऐसे रहेंगे, टेल 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 हेड टेल हेड टेल और हेड टेल और टेल, ये 4, तो कुल 8 चांस हो गए। अब 3 सिक्के उछाले अपन ने, कुल चांस 8 है। मैंने कहा बच्चों 3 सिक्कों की उछाल पर क्या चांस है कि तीनों टेल आ जाए, तो तीनों टेल आने का एक चांस है केवल ये वाला 1/8। सेकंड, कम से कम एक पर टेल आए, कम से कम एक पर टेल आए, तो कम से कम एक पर टेल का मतलब है ये चांस छोड़ दो, आप जो तीनों पर हेड है उसको छोड़ दो, तो कम से कम एक टेल तो मिलेगा ही। देखो यहाँ टेल है, यहाँ टेल है, यहाँ टेल है, इन 2 में टेल है, तो कम से कम एक का मतलब होता है या एक से ज़्यादा जो टेल आएंगे ना वो भी मान्य होंगी। तो कम से कम एक पर टेल का मतलब है 7/8 चांस, 7/8 चांस, इस तरह। तो कम से कम एक पर टेल आए तो ये 7/8 चांस है। ऐसे मान लीजिए ऐसा जाए कि हेड मेजोरिटी में हो, क्या जाए, हेड मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब हेड का बहुमत हो, बहुमत, तो बहुमत का होता है कि ज़्यादा हेड हो कम टेल हो, तो बहुमत देखो इन 4 में है, 1 2 3 4, इन चारों में हेड का बहुमत है और इन चारों में टेल का बहुमत है, तो ये क्या चांस जाएंगे 4/8, 1/2। ऐसे ही मान लीजिए बात करें पासे की, तो पासे पे 6 फलक होते हैं। अब एक पासे पर किसी भी अंक के आने का चांस क्या है, 1/6 है, पासे पर 1/6 है, क्योंकि पासे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो किसी के आने का चांस क्या है 1/6 है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक पासे की उछाल में आने वाला अंक अभाज्य संख्या हो, इस बात की क्या प्रायिकता है, तो अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य कौन कौन है, 2 3 5, 3 चांस है, तो 3/6। तो एक पासे की उछाल में आने वाला अंक अभाज्य हो, इसके चांस है 3/6। अच्छा, भाज्य संख्या हो तो भाज्य कौन है 4 और 6, 2/6 जो होता है 1/3। या यूँ आ जाए, मान लो कि एक पासे की उछाल में आने वाला अंक सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो सम कितनी है 3, तो 3/6। आने वाला अंक विषम संख्या हो, ओड नंबर हो, तो भी क्या है 3/6। या आने वाला अंक 3 का गुणज हो, तीन का गुणज हो, तो 3 के गुणज कौन कौन है 3 और 6, तो 2/6। ऐसा कोई बन सकता बच्चों, आने वाला संख्या अभाज्य हो, भाज्य हो, सम हो, विषम हो, 3 का गुणज हो, और भी इसी में से 2 का गुणज हो, 4 का गुणज हो, इस तरह बनते हैं। तो ये तो सिंगल पासे पे। ऐसे ही बात करें मान लो अपन डबल पासे की, तो डबल पासे में जो चांस होंगे वो 6 × 6 कितने होंगे, कुल चांस होंगे 36। अब 2 पासे फेंकोगे तो दोनों पर अंक तो कोई भी आ सकता है मान लो, पर कुल चांस होंगे 36, क्योंकि जो पहला पासा है
इस पर भी 1 2 3 4 5 और 6 है, और दूसरे पर भी 1 2 3 4 5 और 6 है। तो इस एक के साथ 6 चांस है। जैसे इस एक के साथ 6 चांस है, वैसे इसके साथ 6 चांस है, इसके भी 6 है, इसके भी 6 है, इसके भी 6 है। तो कुल मिला के 6 इंटू 6 कितने होंगे? 36 आउटकम होंगे। 3 पासे उछालोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आउटकम होंगे। तो ये आपको देखना है कि 2 पासों के उछाल में कुल 36 चांस होते हैं। मान लीजिए अपने 2 पासे उछाले और आने वाले अंकों का योग 10 हो, इस बात की क्या संभावना है? तो आपको सोचना पड़ेगा कि 2 पासे हैं, पासे में मैक्सिमम 6 नंबर होते हैं। अब कौन से 2 अंकों का जोड़ 10 हो सकता है? तो आप जानते हो कि पहले पासे का 4 और दूसरे का 6, पहले का 5 दूसरे का 5, पहले का 6 और दूसरे का 4। तो 3 केस है। अच्छा, 3 और 7 तो होते नहीं है, हमें तो योग 10 चाहिए, तो 3 चांस हैं। तो 10 होने के 3 चांस हैं, तो 3/36 कुल चांस 36 है, जिसमें 3 चांस हमने हमारे फेवर में है। आपको ध्यान में होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम 12 जोड़ होता है, फिर 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। 12 का चांस है 1। कैसे? 6 और 6। और यहाँ 2 का चांस है 1, 1 और 1। 1 का चांस तो है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? 0, कोई चांस नहीं है। 11 के चांस क्या होंगे? 11 के चांस 2 होंगे, 5 और 6 आ जाए या 6 और 5 आ जाए। वैसे ही 3 के चांस भी क्या होंगे? 2 होंगे, 1 और 2 आ जाए या 2 और 1 आ जाए। 10 के चांस 3 होंगे, कौन कौन से? 4 6 6 4 और 5 5। तो यहाँ 4 के चांस भी क्या होंगे? 3 होंगे। कैसे? 1 3 3 1 और 2 2। ऐसे ही 9 के चांस क्या होंगे? 4। इधर 5 के चांस क्या होंगे? 4। 8 के चांस होंगे 5, 6 के चांस होंगे 5 और 7 के चांस होंगे 6। 7 कैसे? 1 और 6, 6 और 1, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 2 और 2 और 5, ऐसे होते हैं। तो आप याद भी रख सकते हो बच्चों कि भाई 10 आने के चांस 3 होते हैं, क्योंकि 12 का 1 है, 11 का 2 है, 10 का 3 है, 9 का 4 है। हो क्या रहा है? इन सब का जोड़ 13 तो हो रहा है यहाँ तक, 6 तक तो 7 तक देखो आप। कैसे? 12 1 13, 11 2 13, 10 3 13, 9 4 13, 8 5 13, 7 6 13, इस तरह। और नीचे 1 1 कम हो रहा है, 6 के चांस 1 कम 5, 5 के 1 कम 4, 4 के 1 कम 3, 3 का 1 कम 2, 2 का 1 कम 1, 1 का 0, बस। तो इस तरह आप याद भी कर सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में इतना सोचना नहीं पड़े। इसके अलावा प्रायिकता में आती है बच्चों ताश, कार्ड्स। तो कार्ड्स में आप क्या जानते हो? तो टोटल जो ताश के पत्ते हैं वो 52 होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। अब 52 में 2 कलर में अपन लेते हैं 26 और 26। 26 को अपन कहते हैं रेड कलर में है और 26 को अपन कहते हैं ब्लैक कलर में है, रंग लाल और काला, काला और लाल। अब 26 को 2 भागों में बांटा बने, 2 छोट में काले को। काले में कौन से 2 भाग है? काले पे हमने कहा
हुकुम और चिड़ी। हुकुम को बोलते हैं अपन स्पेड, चिड़ी को बोलते हैं क्लब। ऐसे ही लाल में दो भाग हैं, एक तो लाल पान है, एक ईंट है। ईंट को बोलते हैं डायमंड, और लाल को बोलते हैं हार्ट। इस तरह। अब बच्चों यहाँ हुकुम के जो ताश में वो 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। चिड़ी की भी 13 होते हैं, लाल पान के भी 13 होते हैं, और ईंट के भी 13 होते हैं। सभी में एक तो होता है इक्का, इसको बोलते हैं एस। इक्का। सभी में एक ही होता है बादशाह, किंग। एक एक होती है रानी, बेगम। और एक होता है गुलाम सभी में, जेक। उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह पत्ते होते हैं बच्चों। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52 में 4 सूट होते हैं, 4 में लाल, चिड़ी, हुकुम और ईंट, सभी के 13-13 पत्ते होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि ताश की गड्डी है, मिलाई हुई नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, ऐसे ही है। अब उसमें से अपने एक कार्ड ड्रॉ किया, अब वो कार्ड इक्का हो, क्या संभावना है? तो उसमें आप कहोगे सर इक्के के चांस क्या है? 4 चांस है, क्योंकि एक ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो 4 चांस है, और कुल कितने होते हैं? 52 है, तो 52 में से 4 चांस है। तो एक पत्ता अपने ड्रॉ किया और वो पत्ता इक्का हो, इसकी चांस है 4/52। ऐसे एक ताश की गड्डी है, मैंने एक पत्ता ड्रॉ किया और वो पत्ता लाल पान का हो, तो सोचो लाल पान के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो आप कहोगे सर 13/52। इस तरह कार्ड्स में भी काम आते हैं। तो प्रायिकता के जो क्वेश्चन बनते हैं अपने, ज़्यादा करें या तो कॉइन्स पे डिपेंड है, या पासे पे डिपेंड है, या कार्ड्स पे है, या फिर कुछ अलग अलग कलर में। जैसे मान लीजिए 4 लाल रंग की बॉल है, 3 हरे रंग की बॉल है, हमने एक बॉल निकाली और जो बॉल निकाली वो हरे रंग की हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो अगर उसे 3 में से एक निकाली तो 3 चांस है, कोई आ सकती है, और कुल चांस क्या हो गई? 7 चांस है। तो इस तरह कई क्वेश्चन बनते हैं प्रायिकता के। तो प्रायिकता का बेसिक ज्ञान आपको बिल्कुल होना चाहिए बच्चों। इसके बाद देखो, एक पासे को फेंकने पर प्रत्येक घटना 1, 2, 3, 4, 5, 6 आने के घटित होने की संभावना 1/6 है, जो अपन पढ़ चुके हैं। 2 पासे पर 1/36 है। एक दिए हुए सैंपल के लिए साधारण घटना का योग 1 होता है। इसका मतलब है कि साहब आना या नहीं आना मिला के 1 होगा। जैसे आप एग्जाम देते हो तो आपके पास 2 कंडीशन है, या तो आप क्वालिफाई होगे या क्वालिफाई नहीं होगे, तो कुल लगे 1 चांस है। तो प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा 1 होता है। 1 में से हमारे पक्ष में कितने हैं? बाकी विपक्ष में हैं, और जो विपक्ष घटा दो तो पक्ष आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है। किसी साधारण घटना के घटित होने की प्रथा सदैव 0 और 1 के बीच में होती है, क्योंकि 1 का मतलब है पूरी तरह राइट है, 0 का मतलब है पूरी तरह राइट है। इस तरह दोनों तरफ पूरी संपूर्ण बात मालूम है। तो 0 और 1 के बीच में होती है तो संभावना है। कोई बात 100% सत्य हो तो फिर वो संभावना नहीं है। संभावना वो होती है जहां कोई न कोई 0.1 का भी गैप हो, है नहीं है? तो 99.9% संभावना हो सकती है, पर पूरी 100% संभावना नहीं है। तो 100% होता है निष्कर्ष। क्या होता है?
निष्कर्ष, कंक्लूजन, इस तरह। तो प्रायिकता जो होती है वो 0 और 1 के बीच होती है। क्रमचय, दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सब एक साथ लेकर जितने अलग अलग अपन विन्यास, अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं उनको अपन क्रमचय बोलते हैं। समझ रहे हो कि आप लोग कैसे करते हैं क्रमचय? जैसे मान लीजिए अंग्रेजी के 3 अक्षर है ABC, अब इनमें से अपन को 2-2 लेकर ये बनाना, मान लीजिए 2-2 का ग्रुप बनाना है, तो आपको सर AB, BC, CA, AC, BA और CB, ये जो अपन बना रहे हैं मान लो, इसको बोलते हैं क्रमचय। मतलब क्रम से चयन करना अपन को। यहाँ अरेंजमेंट का बहुत रोल है। A और B अलग चीज़ है और B और A अलग चीज़ है, ये है इसका अंदर रोल इसके अंदर। तो BA अलग है, AB अलग है, इसको बोलते हैं क्रमचय। तो दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सब लेकर जितने अलग अलग अपन विन्यास या अरेंजमेंट बना सकते हैं उसको बोलते हैं क्रमचय। ये परम्यूटेशन बोलते हैं बच्चों। इसको वैसे n टोटल वस्तु है, उनमें से अपन को R को मान लीजिए परम्यूट करना है, अरेंज करना है, तो इसकी जो टोटल तरीके होते हैं वो अपन ऐसे निकालते हैं कि फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, ये हम कहते हैं NPR को। कैसे? जैसे मान लीजिए 8P3 है, इसका मतलब है 8 में से 3-3 लेकर अपन उसका ग्रुप बना रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं उनको, तो कितने तरीके होंगे? तो 8P3, तो इसके हो जाएंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल क्या होता है ये अपन समझते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि फैक्टोरियल 8 में होता है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बटे 5, 4, 3, 2, 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 8P3 का मतलब है 8, 7, 6, 8 7 56, 56 इंटू 6 336। अपन इसको डायरेक्ट भी कहते हैं बच्चों कि 8P3 का मतलब है 8 को 3 बार घटते हुए क्रम में 8, 7 और 6, ये आप डायरेक्ट कहते हो। मतलब इसका अर्थ और इसका अर्थ एक ही बच्चों। NPR फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, कोई भी मान लीजिए 10P2 है मान लो, इसका मतलब है 10 को 2 बार घटते हुए क्रम में 10 इंटू 9। तो आप डायरेक्ट करना चाहो तो 10 को 2 बार घटते हुए क्रम में, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 10 अल्फ़ाबेट है अंग्रेजी के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको 2 को लेके वर्ड बनाने हैं, कितने बना सकते हो? तो आप क्या कहोगे? ये तो कहोगे कि ये 2 स्थान है। अब यहाँ तो 10 है, तो यहाँ तो चॉइस 10 है। जब अपन 1 ले लेंगे तो यहाँ चॉइस कितनी है? 9, तो 10 इंटू 9 कितने हो गए? 90 वर्ड बन सकते हैं अपन को। तो 10 में से 2-2 लेके कितने वर्ड बना सकते हैं? तो टोटल 90 बना सकते हैं। इसको बोलते हैं अरेंज करना, परम्यूटेशन। इसके बाद संचय, दी हुई वस्तुओं में से क्रम का ध्यान रखते हुए कुछ या सब लेकर जितने अलग अलग समुदाय, ग्रुप बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं संचय। बच्चों संचय होता है कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है, कॉम्बिनेशन होता है एज ए सिलेक्शन, और वो होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होता है? AB और BA ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, इसको हम 2 मानेंगे। जबकि संचय में आप AB कहो या BA कहो, ये दोनों एक ही माना जाएगा। संचय सिलेक्शन है कि कित कमेटी बनानी है, मान लीजिए तो मेंबर का सिलेक्शन लेना है, उसको बोलते हैं संचय। तो दोनों में मोटा फर्क यही है कि वहाँ तो अरेंजमेंट का ऑर्डर चेंज होगा तो काउंटिंग अलग होगी, जबकि यहाँ ऑर्डर चेंज होगा तो भी चाहे आप ABC कहो, चाहे BCA कहो, चाहे CA भी कहो, एक ही माना जाएगा। तो ये होता है सिलेक्शन आपका। तो संचय ज्ञात करते समय समुदाय की अविश्य संख्या से ही मतलब होता है, जबकि क्रमचय में
सदस्यों के क्रम का ध्यान होता है। तो क्रमचय में क्रम होता है इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा होती है, और संचय में केवल ग्रुप होता है इसलिए संख्या कम होती है। अब देखो संचय को सी से लिखते हैं, वहां पर लिखते थे NPR, ये था परम्यूटेशन, इसमें था फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, और इसको मैं शॉर्ट में कहता, जैसे मान लो 8p3 है तो इसका मतलब है 8 को 3 बार घटते हुए क्रम में, ये अपने शॉर्ट में कहता है इसको 8 × 7 × 6। आप इसको इससे करोगे तो भी आंसर यही आएगा। ये अपना कहता है परम्यूटेशन के अंदर। अब बात करें अपन लोग कॉम्बिनेशन के अंदर, तो कॉम्बिनेशन को सी से लिखते हैं, तो n में से r को सेलेक्ट करना है, NCR। इसका फॉर्मेट है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। आप देखेंगे ये चीज़ और ये बिल्कुल सेम आ रही है, लेकिन अपन का परम्यूटेशन ज़्यादा होते हैं ये कम होते हैं, तो यहाँ इस r का अपन भाग देंगे एक्स्ट्रा, 1/(r). अब ये जो चीज़ है ये आपकी क्या हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रही है। अब देखिए इसको अपन डायरेक्ट लिखे, मान लो कि 8C3 है, मान लीजिए इस फॉर्मेट से अपन कर लेंगे मान लीजिए, पर डायरेक्ट लिखना चाहिए तो 8 को 3 बार घटते हैं उनको 8 7 6, और ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पे, और ये है फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 3 × 2 × 1। तो आप NCR मान लो, आपको फॉर्मेट याद नहीं है एग्जाम में तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 8C3 का मतलब है 8 7 6 नीचे 3 2 1, ये 3 है इसलिए आ रहा है। ये मान लीजिए 8C4 हो तो आप कहोगे 8 7 6 5 और नीचे 4 3 2 और 1, इस तरह। तो 8C3 आप इस तरह कह सकते हो, 8C4 आप इस तरह कह सकते हो, और ये 8P3 है 8 7 और 6 है, नहीं है, तो अपन इस तरह काम में कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट में 8 और 3 रखोगे तो भी इसकी वैल्यू वापस यही घूम के आएगी, पर अपन एग्जाम में क्या सीधा याद रखते हैं तो काम जल्दी हो जाता है और ये याद रहने में सुविधा होती है, ये भी है। अब इसमें देखिए NC0 है, मान लो NC0, तो जैसे 0 का फैक्टोरियल जो होता है ना वो 1 होता है। अब अपन इसमें से ये घटाएंगे तो ये इस तरह जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस जो r है तो वो भी आ जाएगा n, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि n में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है तो एक तरीका है, और n में से आपको n लेना है पूरे तो भी एक तरीका है। NC0 का मान 1 होता है और पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट करना मान लो तो भी एक ही तरीका है। किसी को सिलेक्ट नहीं करना है तो किसी को नहीं करना है, एक तरीका है, और पूरे करना है तो भी एक तरीका है। अच्छा अपन कम ज़्यादा करेंगे ना तो उसमें संख्या चेंज होगी, जैसे 8 में से 3 करोगे तो कौन से 3 आ रहे हैं मान लो तो संख्या चेंज होगी, बाकी पूरा का पूरा लो या किसी को नहीं लो तो सेम तरीका है। इसके अलावा NCX बराबर NCY है, इसका मतलब है यहाँ n में से आप x सेलेक्ट कर रहे हो और n में से y कर रहे हो और ये दोनों बराबर हैं। ये बराबर तभी है बच्चों जब x प्लस y का जोड़ क्या है n के बराबर। कैसे? इसका मतलब इसे 8C3 है मान लीजिए, इसकी वैल्यू और 8C5 की वैल्यू हमेशा बराबर आएगी। 8C3 कहो या 8C5 करो, क्यों? क्योंकि 3 और 5 कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं, इसलिए। तो आप जैसे 8C5 निकालना है तो भी आप कह सकते हो 8C3, तो 8 7 6 और नीचे 3 2 1, और मान लो अपन इसको करें सिंप्लीफाई तो 8 को 5 बार घटते हुए क्रम में 8 7 6 5 4 और नीचे 3 2 सॉरी 5 है ना, तो 5 5 4 3 2 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, देखो आप 8C3 कहो या 8C5 कहो एक ही बात है।
तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लो कि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, इसका अर्थ होता है एक्स प्लस वाई बराबर एन। ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए। इसके बाद 3 अक्षर ए बी सी में से 2 को एक साथ लेकर 3 ग्रुप बना सकते हैं, ए बी सी सी ए। तो जो कॉम्बिनेशन संख्या है वो 3 होगी। जबकि यही मान लो 3 होते और उनको अरेंज करना होता तो टोटल तरीके 6 होते। वहाँ ए बी भी मान्य होता और बी ए भी मान्य होता, बी सी मान्य होता, सी बी भी मान्य होता। ऐसे इन्हीं 3 समुदाय अक्सर ए बी सी सदस्यों को क्रम बदलकर निम्न रकम रखते हैं। तो ये क्रम से हो गए 6। तो देखो संचय तो हो रहे हैं 3 और क्रम से कितने हो गए, 6 हो गए। इसी प्रकार यदि हमारे पास 4 अलग अलग है ए बी सी डी, तो संचय हो गए 4, जब ये क्रम से हो गए 12 है, नहीं है। संचय 4 नहीं 6 हो जाएंगे बच्चों। ए बी बी सी सी डी ए डी बी डी भी होगा यहाँ पे, बी डी और सी डी आ गया क्या, और ए सी बच्चों ये 6 होंगे। अच्छा अपन उससे करना चाहिए, मान लीजिए फॉर्मेट से। तो देखो 4 में से 2 का सरेशन करना है, तो ये होगा 4C2। और देखो कैसे लिखते हैं, 4 को 2 बार घटते हुए क्रम में और नीचे 2 × 1, तो कितना हो गया 12/2 6। और इसको क्रम से हम लिखे, मान लो कि भाई 4 में से हमें 2 लेने हैं, तो 4P2 बच्चों क्रम जो लेते हैं पी से। तो 4 को 2 बार घटते हुए क्रम में, तो 4 × 3 12। तो ये तो है आपके क्रम से और ये है आपके संचय। इस तरह कुल क्रमचुन संख्या, संचयों की कुल संख्या इंटू एक संचय के विभिन्न क्रमों की संख्या। तो देखो संचय कितने हो गए वहाँ पे 6 हो गए। और ये जो 1 है इसके कितने क्रम से होंगे, 2 होंगे। एक तो होगा ए बी, एक होगा बी ए, तो 2 से इंटू कर लो, तो कितने आ गए 12। और अपन इस तरह भी कर सकते हैं 12। फैक्टोरियल, इसका अर्थ होता है क्रम गुणित। हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्रम गुणित, मतलब जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है उससे लेकर 1 तक सभी संख्याओं का जो गुणनफल है उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है उससे लेके 1 तक सभी संख्याओं का गुणनफल, इससे फैक्टोरियल n या इससे शो करते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 20, 20 × 60, 60 दूनी 120। फैक्टोरियल 4 है, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12, 12 दूनी 24। ऐसे फैक्टोरियल n है, n, n-1, n-2, n-3, n-4, ऐसे चलते चलते लास्ट 1 तक सभी संख्याओं का जो गुणनफल है उसको बोलते हैं वो लोग फैक्टोरियल। अब देखो इस पे अपन क्वेश्चन करना चाहे, मान लो फैक्टोरियल पे, तो सिंपल क्वेश्चन में पूछते हैं कि भाई फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर कि फैक्टोरियल 8 होता है 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, क्योंकि इसको हम 6 पे रोक सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 8 क्या होता है, फैक्टोरियल 8 होता है 8 7 6 5 4 3 2 1। अपन यहाँ तक कहें तो फैक्टोरियल 4 है, यहाँ तक कहें तो फैक्टोरियल 5 है, और यहाँ तक कहें तो फैक्टोरियल 6 है। तो अपन इसको कहते हैं कि 8 7 फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 7 है, इसको कहते हैं 7 और फैक्टोरियल 6, और ये फैक्टोरियल 6। अब ये जो चीज़ है ना, ये अपन कॉमन ले सकते हैं सब में से। तो ये तो हो गया 8 × 7 56 -7 -1 और फैक्टोरियल 6। अब 56 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 48 × फैक्टोरियल 6। 56 में से 8 घटाएंगे तो 48 × फैक्टोरियल 6 कर सकते हो बच्चों।
यह कोई डाउट है? अच्छा, और देखो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से अपन को कि भाई p प्लस है फैक्टोरियल p है, इसकी वैल्यू p की पावर 3 है, बताओ p का मान क्या होगा? p प्लस फैक्टोरियल p बराबर p का क्यूब है, तो p का मान क्या होगा? तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप ऑप्शन से p का मान रखो कि ऑप्शन से p का मान क्या रखें अपन लोग कि दोनों बराबर हो जाए। अब ऑप्शन होंगे 2, 3, 4, 5, तो आप बीच की कोई संख्या रख लो। मान लीजिए आपने 4 रखा, तो 4 का क्यूब तो होता है 64, फैक्टोरियल 4, 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 में 4 जुड़ेंगे तो ये आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, तो छोटा लो, 3 ले लो, तो p का मान 3 फैक्टोरियल 3 बराबर है 3 का क्यूब। अब देखो 3 का क्यूब तो होता है 27, 3 का क्यूब तो होता है 27, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 9। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ मिस्टेक कर दो, स्क्वायर करो में यहाँ p स्क्वायर, तो देखो ये कितना हो जाएगा 9, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और यहाँ अपन देते हैं मान लो, तो अपन ने 4 रखा तो 4 चौक 16, तो इनका जोड़ 16 नहीं हो रहा है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह आता है कि भाई p प्लस फैक्टोरियल p क्यूब बराबर फैक्टोरियल p बराबर p स्क्वायर है, तो p का मान क्या होगा? तो अपन को ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। जैसे मान लीजिए यूँ आ जाए फैक्टोरियल n माइनस n बराबर n। अब आप ऑप्शन से रखो 2, 3, 4, 5 ये होंगे, तो मान लीजिए हमने 3 रखा, तो फैक्टोरियल 3 माइनस 3 बराबर 3। देखो है क्या? तो ये फैक्टोरियल 3 क्या होता है? ये होता है 6 माइनस 3 बराबर क्या है 3। ये प्रूव हो गया। प्रूव हो गया तो हमारा n की वैल्यू क्या आ गई 3। मान लो ये प्रूव नहीं होती, यहाँ पर कम होती तो हम 4 रखते, ज़्यादा होती तो हम 2 रखते। तो ये क्वेश्चन सारे किससे होते हैं? ऑप्शन से अपन ट्राई करते हैं ताकि जल्दी हो सके। और देखो क्वेश्चन फैक्टोरियल p प्लस 1 बराबर क्या रखे अपन लोग? p प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ कि p की वैल्यू क्या रखें अपन कि ये दोनों बराबर हो जाए। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा जहाँ आराम से वैल्यू सेटिस्फाई होती है, और ये मान के चलिए कि ऑप्शन भी 3, 4 हाईएस्ट है, 4 तक बस, इससे ऊपर नहीं आते मान लो। तो जैसे मान लो अपन रखते हैं 3, तो 3 रखते हैं, तो 3 फैक्टोरियल 3 तो होता है 6, 6 और 1 7, तो किसी का इसको करेंगे तो 7 तो आएगा ही नहीं। 4 रखते हैं, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 तो स्क्वायर होता है 5 का। तो एक बार 4 ट्राई कर लो, तो अपन यहाँ p का मान रखा 4, तो ये तो आ रहा है 25। अब यहाँ रखो आप 4, 1 5, और 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। इसका मतलब p का मान क्या आ गया 4। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए मान लो, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अपना आराम से कर सकते हैं। वैल्यू पुट करो ऑप्शन से और आराम से निकालो। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का भी आ सकता है। कैसे? जैसे फैक्टोरियल 13 तथा फैक्टोरियल 31 का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, ऐसे मान लो। तो आप जानते हो 13 का मतलब क्या होता है 13 से लेके 1 तक का गुणा, और 31 का मतलब है 31 से 1 तक का गुणा। इसका मतलब क्या हुआ, जो 31 से 1 तक का गुणा है उसमें ये वाला है नहीं है। इसका मतलब है इन दोनों का एलसीएम तो जाएगा फैक्टोरियल 31, और इसका भाग जो पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 31 के जो टुकड़े होंगे फैक्टोरियल के, उसमें 31, 30, 29, 28, 13, 12 सारे आएंगे, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 13। तो फैक्टोरियल में जो कम संख्या होती है वो तो होती है एचसीएफ, और जो बड़ी होती है वो क्या होती है एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बन जाते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं। और देखो आप जैसे मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 9 तक है, ये सब गुणा में बच्चों।
फिर 10 छोड़ दिया, 11 इंटू 12 इंटू 13 19 तक गुणा में है। फिर 20 छोड़ दिया, 21 इंटू 22 इंटू 29 तक गुणा में है। फिर 30 छोड़ दिया, 31 इंटू 32 और 40 तक गुणा में है। पूछा अपन को इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे ये गुणा में सारी राशियाँ हैं, बस यहाँ पर 10 नहीं है। तो एक तो आप क्या करोगे, इसको 10 से इंटू करोगे, इंटू 10, और भाग में भी क्या हो जाएगा 1/10। यहाँ इंटू क्या करोगे 20, और भाग में भी क्या जाएगा 20। यहाँ इंटू क्या करोगे 30, और भाग में भी क्या जाएगा 30। ये इस तरह जाएगा मतलब। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ ये 1 से लेके 40 तक लगातार सीक्वेंस हो गई, तो इसको आप कह सकते हो फैक्टोरियल 40 ऊपर का तो, और नीचे एक्स्ट्रा क्या है ये चीज़ है ओनली। और ये क्या देखो आप 30 इंटू 20 इंटू 10, 3 दूनी 6000, ये हमारा आंसर आ गया। बस ये हमारा आंसर आ गया, हमने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना सा काम था। तो ए सेक्शन कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो अपन बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं बच्चों, कठिन नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद देखिए आप, n विभिन्न वस्तुओं के क्रमों की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि एक बार में r वस्तुएं ले जानी है। तो ये वही फॉर्मेट हो गया कि n में से r को लेना है, तो NPR जो पढ़ चुके हैं, फैक्टोरियल n/n माइनस r। n वस्तुओं में से सबको एक साथ लेकर क्रम से बनाना है, तो कुल कितने होंगे फैक्टोरियल n, क्योंकि आप n में से n लोगे तो ये 0 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो n वस्तुओं में से सबको साथ लेकर क्रम से बनाना है, तो फैक्टोरियल n कैसे, जैसे एक वर्ड है मान लीजिए MIS, ये 3 है। अब इनके क्रम से बनाने हैं तो तीनों अलग अलग है ना, और तीनों ही लेने हैं मान लीजिए, तो 1 2 3 है, तो फैक्टोरियल 3, और ये कितना होता है 6। आप ऐसे भी कहते हो इसको कि भाई ये 3 अक्षर है, तीनों में लेने पूरे पूरे, तो ये इसे यहाँ पर M I और S में से कोई आ सकता है, तो हमारे पास यहाँ 3 चांस है, यहाँ 2 चांस है, यहाँ 1 चांस है, तो कुल तरीके कितने हो गए 6 हो गए। तो सभी के सभी लेने हैं, तो उसको 1 फैक्टोरियल में डाल सकते हैं। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये इसने लिखा है। n वस्तुओं में से कोई p वस्तुएं एक समान हो, दूसरी q वस्तुएं एक समान हो, r अन्य समान हो, तो कुल कितने क्रम से बनेंगे। तो अपन का है फैक्टोरियल n/p इंटू क्यू इंटू आर। इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे एक वर्ड है मान लीजिए MISS, मैंने आप सोचा इसके कुल कितने क्रम से बनेंगे, तो पहले तक कहोगे सर 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4। अब मान लीजिए एक वर्ड किंग है KING, इसमें भी 4 है, तो यहाँ भी क्या कहोगे फैक्टोरियल 4। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ तो S रिपीट है, अब ये वाला S यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा, तो वर्ड तो सेम रहेगा, जबकि यहाँ तो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो इसमें कम होंगे। कितने कम होंगे, अब डबल S रिपीट हो रहा है, तो ये क्या करोगे आप फैक्टोरियल 2 का भाग दोगे। तो ये कह रहा है कि भाई Q वस्तुएं एक समान की है, R वस्तुएं अलग समान की है, और अलग समान की है, तो आप जो वस्तुएं समान है उनका भाग दोगे। और देखो, तो मिस से जो टोटल वर्ड बनेंगे वो ये बनेंगे, जबकि किंग से ये बनेंगी। और देखो, जैसे एक वर्ड है MISSI, मिसी, मैंने कहा बच्चों इसकी जो 5 अक्षर है MISSI, इनको अपन घुमा फिरा के टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं, टोटली कितने वर्ड बना सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, ये 5 है तो फैक्टोरियल 5। अब इसमें 2 I रिपीट हैं तो फैक्टोरियल 2 का भाग दोगे, 2 S रिपीट हैं तो फैक्टोरियल 2 का भाग दोगे। ये जो अपन दे रहे ना फैक्टोरियल P, फैक्टोरियल Q, फैक्टोरियल R, और ये समान नहीं होते तो फैक्टोरियल 1 होता है जो अपन लिखते नहीं हैं। तो ऐसे कोई भी वर्ड बनाने हैं उसको अपन आराम से बना सकते हैं। n असमान वस्तुओं में से R वस्तुएं चुनने पर जबकि P विशेष वस्तुएं सदैव चुनी जाए तो कितने होंगे। जो विशेष वस्तुओं को घटा दो दोनों में से, n में से p कम कर दो और r में से भी p कम कर दो, तो n माइनस p कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपने पूछा है संचुन संख्या, तो क्या आ जाएगा c आ जाएगा r माइनस p।
n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं चुननी है, जबकि p वस्तुएं कभी भी नहीं चुननी है। जो नहीं चुननी है उनको हटा दो। तो टोटल n है, n में से p तो हटाए दो, तो बची कितनी, n माइनस पी। और कितनी सिलेक्ट करनी है हमको, r, तो n माइनस पी सी आर, ये कॉम्बिनेशन हो गया। किसी गोल मेज के चारों ओर n आदमियों को बैठाना है तो कुल कितने तरीके होंगे, तो फैक्टोरियल n माइनस वन। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए पंक्ति में बैठाते हैं 4 लोग हैं तो इसके तरीके होंगे फैक्टोरियल 4। लेकिन जब इन 4 को अपन बैठाएंगे गोल मेज पे, एक 2 3 और 4 को, तो अपन को इन चारों में से एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने इसको फिक्स कर दिया कि भाई हाँ ये तो फिक्स है, तो अब ये 3 घूमेंगे तो तरीके क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3। तो n कुल लोग हैं और इनको अपन को गोल मेज के चारों बैठाना है तो कुल होंगे n माइनस वन। 7 लोग पंक्ति में हैं तो बैठाने के जो तरीके होंगे वो होंगे फैक्टोरियल 7। लेकिन यही 7 लोग मान लो किसी गोल मेज के चारों ओर हैं तो होंगे फैक्टोरियल 6। गोल मेज के चारों ओर बैठाते हैं तो एक को फिक्स करना पड़ता है, इसलिए वो एक कम हो जाता है। तो ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए। तो बच्चों ये अपन इसका बेसिक पढ़ा पूरा। कुछ क्वेश्चन देखें, अब इसके अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। तो ये एक पार्ट हो गया, इसको आपको रिवाइज करना है और इसमें मेन जो मुख्य बातें हैं वो सारी आ चुकी है और क्वेश्चन भी इसी फंडामेंटल से बनता है। तो बच्चों ध्यान रहे कि अपन जो इसका बेसिक पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, वो अपन करेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद बच्चों।